आज की क्लास में बच्चों हमारा नया टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करना है, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट आज हम इसका करेंगे और ये क्लास नंबर है 1। ठीक है भाई। अब पहले दोनों के वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के वर्ड्स क्या बोलते हैं हमें। तो पहले है भाई रेशियो। ठीक है, रेशियो क्या कहती है? रेशियो बोलता है कि भाई कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और आइटम्स और पर्सन्स। ठीक है भाई, कहता है कि अगर आप किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कुछ कंपेयर करते हो तो उसको एक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक राम है बच्चा और एक विपिन है, ये दो बच्चे हैं। ठीक है भाई, राम के जो मैथ्स में मार्क्स आए वो आए 90, विपिन के जो मार्क्स आए वो आए 70। ठीक है, ये इनके मार्क्स आए मैथ्स में आउट ऑफ 100। तो हमने राम और विपिन को कंपेयर करने की कोशिश की कि राम और विपिन का कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। तो मैंने राम को डिवाइड किया विपिन से। अब अगर राम को विपिन से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली जितने राम के नंबर है 90 उसको डिवाइड करूंगा किससे? 70 से, क्योंकि विपिन के मार्क्स है वो। अब इसको हम लेकर जाएंगे लीस्ट, सबसे छोटी वैल्यू की तरफ, लीस्ट वैल्यू की तरफ जितना भी हम लेकर जा सकते हैं। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ। अब बताओ क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे 9 और 7 दोनों कटते हों, या फिर कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल पर 9 और 7 दोनों आते हों? है ना? तो भाई ये सबसे लीस्ट वैल्यू है, और यूं कहें कि हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होते, और एज की जो 7 है वो एक प्राइम नंबर है। तो जो राम और विपिन की रेशियो हुई मार्क्स की, वो कितनी हुई? 9:7। क्या बोलेंगे हम इसको? 9:7। ठीक है भाई, ओके, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसमें ये समझाया कि हमने इसकी रेशियो कैसे बनाई। ये आप जो रेशियो है ये किसी भी चीज की बना सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि जब दो पर्सन, दो आइटम, दो चीजों को आप ले रहे हो तो उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम यूनिट नहीं है तो आपकी रेशियो गलत हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर कुछ ऐसे ही करते हैं कि हमें ये पता चल गया कि भाई राम इज टू विपिन इज बेसिकली इक्वल टू 9:7। ठीक है, अब मैं इसको कुछ ऐसे बोलूंगा कि अगर कोई एग्जाम हुआ, आगे कभी एग्जाम हुआ, जस्ट अगर सेम पैटर्न पे चलने की कोशिश करें तो ये कि अगर आगे कोई एग्जाम होता है तो मैं ये सोचूंगा कि अगर वो पेपर 10 नंबर का होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल टोटल मार्क्स 10 हैं, तो राम के आएंगे 9 नंबर और श्याम के कितने आएंगे? 7 नंबर। क्या ये क्लियर है बच्चों? अब सेम अगर मैं बोलूं कि अगर टोटल मार्क्स हो गए 20, अगर टोटल मार्क्स कितने हो गए बच्चों? 20। ठीक है, तो मैंने राम कितने नंबर लेगा बच्चों? 18। और श्याम कितने लेगा? 14। वेरी गुड, है ना? यानी यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 9 और 7 जो इनकी रेशियो है, ओवरऑल इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 9x राम की रहेगी और 7x किसकी वैल्यू रहेगी? श्याम की रहेगी। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो जब भी रेशियो में अगर कोई वैल्यू दे रखी हो, आपको पहले ही उसने रेशियो गिवन कर दी, रेशियो गिवन है दो पर्सन के या दो आइटम के बीच में, तो आप उसके साथ कभी भी जब ओवरऑल वैल्यू निकालनी है तो आप उनके साथ एक्स लगा लोगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाती है। ओवरऑल वैल्यू, ये ओवरऑल वैल्यू निकलेगी तब जब आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यानी आपको बेसिकली क्या करना होता है? फाइंड एक्स करना होता है हमेशा इसमें। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ से हम दूसरे वर्ड पर चलेंगे जो कि हमारा है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या बोलता है? ये कह रहा है भाई रेशियो थी जिसमें आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू रेशियोज, दो रेशियोज को जब आप कंपेयर कर रहे हो, देन इट इज प्रपोर्शन। तब ये क्या कहलाता है? प्रपोर्शन। यानी अगर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने बोला कि भाई राम के जो मार्क्स आए वो आए 90 मैथ्स में, श्याम के जो मार्क्स आए वो आए 70। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास दो बच्चे और थे, अ, श्याम की जगह विपिन नाम था मैंने लिखा हुआ, तो इसको काट देते हैं, विपिन लिखते हैं इसकी जगह, विपिन। और श्याम जो हमारा एक और बच्चा था
उसके आए आउट ऑफ 127 मार्क्स। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों। और एक बच्चा रोहित है हमारे पास, रोहित के जो ओवरऑल टोटल मार्क्स आए वो आए 14। ठीक है, तो मैंने जब राम और विपिन की रेशियो निकाली वो हमारे पास आई 9:7। डन बच्चों। और जब श्याम और रोहित की मैं निकालने लगा अब, तो श्याम और रोहित की कितनी आएगी 27/14, यानी कितनी आई 27/14 ही है ना ये। इस कटेगा नहीं, वेट वेट वेट, इसको कुछ और वैल्यू रखते हैं इसकी। कितनी वैल्यू रखें इसकी 27/21 कर दे, है ना। तो अगर इन श्याम के मार्क्स आए 27, रोहित के आए 21, तो अगर मैं ये चेक करूं कि इसको अगर 3 से काट दूं तो 3 7 पे और 3 9 पे जाएगा, यानी ओवरऑल इनकी रेशियो भी कितनी आ रही है 9:7, है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि भाई राम इज टू विपिन इज सेम एज श्याम इज टू रोहित, कि जो रेशियो राम और विपिन की है वही रेशियो किसकी है श्याम और रोहित की है। तो जब आपने इसको ये कंपेयर कर लिया दो रेशियोज को, R1 को, रेशियो 1 को और रेशियो 2 को कंपेयर कर लिया और ये आपस में इक्वल हैं, आपस में क्या है ये बराबर इक्वल है, तो वो क्या कहलाता है एक प्रोपोर्शन। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर होगी बच्चों। गुड, कोई बच्चा जिसको डाउट की सर ऐसा कुछ है तो समझा दो। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो रेशियो में निकालना या रेशियो को करना थोड़ा सा एज इक्वल इजी है, बट थोड़ा सा प्रपोर्शन में हम लोगों को टाइम लग जाता होता है। देखो क्या है, बेसिकली क्या है, जो प्रपोर्शन हमने सीखा वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, प्रपोर्शन को ऐसे लिखते हैं A/B इज सेम एज C/D। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि A/B इज इक्वल टू C/D, और यू कैन से A/D इज इक्वल टू B/C। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई है। ठीक है भाई, ओके। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपको वो हमें हमें वो कुछ ऐसे दे रहा है कि A/B C/D, ये जो है इसका बेसिकली मीनिंग है इज सेम एज, यानी ये पूरी लाइन है A इज टू B इन द सेम वे एज C इज टू D। ठीक है, अब एक फॉर्म ये भी है लिखने की, मैंने आपको तीनों फॉर्म, एक फॉर्म ऐसे भी आ सकती है आपको ये वाली फॉर्म, एक आपको फॉर्म ये भी आ सकती है बीच में डायरेक्टली इक्वल टू दे रखा है, जो ये है ये इक्वल टू के बराबर ही है, जो ये 4 डॉट हैं बेसिकली ये किसके बराबर है इक्वल टू के। ठीक है, आप इसकी जगह इक्वल टू डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अगर मैं कुछ आपको टर्म्स बताऊं तो बेसिकली ये है फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। जो बी है ये है आपका सेकंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सी है ये है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, और जो डी है ये है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। टोटल 4 प्रोपोर्शन है इसमें। ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं ये सभी। ठीक है, तो अब अगर आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक्सट्रीम प्रोपोर्शन बताओ, एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, आवाज तो नहीं कट रही मेरी बच्चों। ओके, अगर आपको पूछा जाए एक्सट्रीम प्रोपोर्शन तो आप बोलोगे एक्सट्रीम प्रोपोर्शन A&D। एक्सट्रीम कौन से हुए बच्चों A&D, कॉर्नर वाले। ठीक है भाई, अगर आपको पूछा जाए मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन तो वो हुए आपके B&C, ये आपके हुए B&C। क्या यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। ओके, ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। मीन प्रोपोर्शन ये सारा समझ आ गया हम लोगों को। अब इसमें क्या होता है, एक केस बनता है जिसमें व्हेन जो गिवन वैल्यूज होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं कि A/B इन द सेम वे एज B/C, आपको कुछ ऐसे गिवन होता है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, इस केस में आपके पास 4 प्रोपोर्शन नहीं होते, ये आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन है,
ये दोनों आपके सेकंड प्रोपोर्शन है, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है बच्चों। अब जैसे ना क्वेश्चन ये आ जाता है, फाइंड द प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है वो। अब इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, वो आपको बोलेगा कि 3:4 इज टू x इज टू 8। ठीक है। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको बेसिकली आपने क्या करना है, आपने इनको लिख लेना है फ्रैक्शन में, यानी 3/4, और जो ये वैल्यू है इसकी जगह क्या लगा दोगे, इज इक्वल टू बराबर और x/8। ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 × 8/4, कितना आ गया 6। x की वैल्यू आ गई 6। एक तो ये क्वेश्चन बन गया। डन बच्चों, समझ आ गया। अब इसमें एक सेकंड क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, वो बोलता है कि भाई फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। मेन हेडिंग यही है, आपको कुछ ऐसे दे देता है, 3 फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 6। 3 and 6 का थर्ड प्रोपोर्शन बता दो। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है बच्चों, बट अब पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में फर्क क्या है? पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में सिंपल सा फर्क समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन में ना तुम्हें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी ढूंढना है, डी दे रखा है, यानी 4 प्रोपोर्शन है और तीसरा फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर ये सिंपल है, थर्ड प्रोपोर्शन मैंने तुम्हें बोला, तो ये इसको मैं मानूंगा ए, ये होगा मेरा बी। ओ अब थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है तो सी ढूंढना है। अब अगेन अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, A/B इन द सेम वे C/D, अगर मैं ऐसे लिखूं, ए की वैल्यू आ गई भाई 3, बी की वैल्यू की 6, क्या मैं सी और डी को ढूंढ सकता हूँ? दो अननोन है मेरे पास, क्या ढूंढ पाऊंगा? कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा इनको। आप इसका डबल कर सकते हो, ऐसे 3 का डबल 6, वैसे नहीं बोल रहा, कभी नहीं। आप 3 और सी और डी, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू आपको 6 और 12 हो सकती है, या कुछ भी, मतलब अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम ढूंढ पाएंगे। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पास आए, जब आपको ये बोला जाए कि 3 and 6 ये दो प्रोपोर्शन गिवन है, तीसरा निकालना है, तो बेसिकली वो आपको कुछ ऐसे गिवन कर रहा है, A/B इज इक्वल टू B/C। और अगर मैंने आप लोगों को इक्वल टू लगा के देखा दिया है ना बच्चों, ये इक्वल टू दिया है, दैट मीन्स मैंने ये डॉट भी दे रखे हैं, एक ही बात है, कुछ भी लगा लो। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस वे से सॉल्व करोगे कि ये आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये आपका सेकंड, ये भी आपका सेकंड, तो ये होगा आपका थर्ड। ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे निकालेंगे, आप ए की वैल्यू पुट करोगे 3, बी की वैल्यू पुट करोगे 6 इज इक्वल टू 6, और रेशियो सी। डन। तो 3/6 इज इक्वल टू 6/c, यानी सी की वैल्यू हो जाएगी 6 × 6/3, यानी कितनी होगी बच्चों? 12। डन बच्चों, क्या ये समझ में आ गया भाई? ओके, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो प्रोपोर्शन का आता होता है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, आपको क्या आएगा गिवन। क्वेश्चन में होगा, गिवन जो होगा आप लोगों को कुछ ऐसे होगा भाई, गिवन है बच्चों, इफ A/B, if A/B is equal to 2/3, and B/C is equal to 5/7, फाइंड। अब इसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड A/B/C, तीनों की इकट्ठी बता दो रेशियो। दूसरा बनता है A/C बता दो। दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई। करना कैसे है, देखो भाई, क्या करोगे, एन मेथड यूज करोगे। एन मेथड यूज करोगे, कैसे करना है बताता हूँ। पहले लिखोगे ए, यहाँ लिखोगे बी, यहाँ लिखोगे सी, तीनों को इकट्ठा लिख लोगे A B C। पहले ए और बी की रेशियो लिखो। ए और बी की रेशियो कितनी है बच्चों? 2, 3। फिर B/C कितना है? 5 और 7। अच्छा, अब मैंने ABC लिखा है इसको ना। कोई बच्चा बोलता सर इसको तो कुछ ऐसे भी लिख सकते थे आप, BAC, या कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे भी लिख सकते थे BCA। ठीक है। या कोई बच्चा बोलता कि सर ACB, कुछ भी लिख सकते थे, लिख सकते थे। बट हमेशा सेंटर में वो रखना जो कॉमन हो। आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए और सी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी वैल्यूज उनके अकॉर्डिंग ही लिखना। बट सेंटर में हमेशा वो लिखा जाएगा जो कॉमन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ओके। अब क्या करना है, अब तुम लोगों ने एन मेथड अप्लाई करना है। एन यानी कुछ ऐसा बन रहा है, एन, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, हम इसको एन बोलते हैं। ठीक है।
तो इसमें क्या करना है, पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई, कितना हुआ 2 इंटू 5 10, ठीक है भाई। दूसरा 3 को 5 से मल्टीप्लाई, यानी ऊपर से नीचे, कितना हुआ भाई 15। तीसरा 7 को 3 को 7 से, यानी कितना 21, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया बच्चों तुम्हारे पास 10:15:21। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आ गई है भाई? ओके, ठीक है भाई। अब अब वो आप लोगों को दूसरा, ये पहला आंसर था, अब आपको वो दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो भी इसी से सॉल्व होगा। अब आपको पूछ रहा था ए और सी की रेशियो बता दो, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 और सी की कितनी है 21, तो ये इन दोनों की रेशियो है। अगर इनमें कुछ कटिंग होती हो तो वो करके आप सबसे छोटी वैल्यू रेशियो में रखोगे। अब इसमें कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो यही आंसर है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? हाँ, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई कैसे करना है। सबसे पहले 2 को 5 से, सबसे पहले ए के लिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो गया 2 और 5 मल्टीप्लाई 10 आ गया। फिर 3 को 5 से, 3 को 5 से दूसरा 3 और 5 15 आ गया। फिर तीसरा 3 और 7 को, तीसरा आ गया कितना 21, ये आ गई सी की वैल्यू। डन बच्चे, आ गया समझ में? ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। अगर हमें गिवन है इफ ए रेशियो बी, आप लोगों को गिवन है 5:7, एंड ए रेशियो सी आप लोगों को गिवन है 3:9, 3:9 3:7, 3:5 कर लो। फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, और दूसरा है बी रेशियो सी। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, बताओ भैया आंसर। 15 रेशियो 21 रेशियो 35। ओके, ठीक है भाई, बाकी बच्चे, यानी बी और सी 35 की जगह 25। ओके, ठीक है जी। बाकी बच्चे भाई सेम आ रहा है, 15:21:25। ओके गुड। अब इसमें पहले तुम्हें दे रखा है ए रेशियो बी और फिर ए रेशियो सी, कॉमन कौन है बच्चों? ए कॉमन है, तो ए को सेंटर में लिख लो, बी और सी जैसे मर्जी आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसने पहले दिया ए रेशियो बी, ए की वैल्यू है 5 तो लिख लिया 5, बी की वैल्यू है 7 तो 7 लिख लिया। फिर ए रेशियो सी, तो ए पहले दे रखा है तो 3 और सी बाद में तो 5। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 × 3 21, फिर 5 × 3 15 और 5 × 5 25। डन। ए रेशियो बी रेशियो सी तुम्हारे पास बेसिकली क्या आया, ध्यान से देखना, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसको ऐसे नहीं बोलना 21 15 25, ए अगर पहले है तो ए की वैल्यू 15 है बच्चों, ये ए की वैल्यू आई है, ये जो 15 है। बी की वैल्यू कितनी है 21 और सी की कितनी है 25। डन बच्चों, सेम पैटर्न, ठीक है। अब बी और सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 21:25। डन। ओके गुड। ओके, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कि अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, देखो इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे वो बच्चे हम लोगों के होंगे स्टेटमेंट बेस्ड, तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को, तो वहीं से इनके क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं हम लोगों के पास। तो जैसे अब क्वेश्चन है हम लोगों के पास,
लिखोगे क्वेश्चन, एक्स रेशियो 48 डबल रेशियो 64 रेशियो 124, इसकी वैल्यू एक्स फाइंड आउट करना है। आगे भी आंसर सभी का? क्या बोल रहे हो बेटे? ओके ओके ओके। कितना बेटा? 64/3, ओके, कोई इशू नहीं है, आ सकता है पॉइंट्स में भी, और रेशियो में, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, एक ही बात है दोनों। 24.73 विच मेक्स, नहीं, 24.73, okay, for example x upon 48 is equal to 64 upon 124, which makes x is equal to 64 into 48 upon 124, तो 4 से जाएगा, दैट इज 3 पे और 1 पे, और ये 1 पे और 2 पे, 31, इसके बाद मल्टीप्लाई 64 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 31 ही करना पड़ेगा, कटिंग तो नहीं होगी है ना, एज 31 तो तुम्हारे पास बेसिकली एक प्राइम नंबर हो गया ना। तो 64 इंटू 12, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा, 64 इंटू 10 करते हैं तो आता है 640, प्लस 64 का डबल कितना हुआ 128, यानी हुआ ये 640 प्लस 768 बाई 31, ठीक है। अब 768 को 31 से डिवाइड करते हो, दैट इज आपके पास आएगा 24.7 के करीब, यानी 24.7 के करीब आंसर आ रहा है, ये करेक्ट है बच्चों। डन बच्चों? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। टू द रेशियो ऑफ टू नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, their sum is their sum is 70, how much should be how much should be added to both numbers so that their new ratio is 5:6? करना, करो भी ट्राई। नहीं, दूसरी बार तो चेंज हो जाएगा ना बेटा, पहली बार का दे रखा है 70, पहली बार का सम 7070 है, दूसरी बार का तो चेंज हो जाएगा। उनमें दोनों में नहीं नहीं, ईच में 40 नहीं ना करना, ईच में 20 20 करना होगा, तभी वो 40 आएगा बेटे। यस सर। हाँ, आपने टोटल बता दिया कि सर 20 20 ऐड कर दो, टोटल 40 है ना, उनमें ईच में 20 ऐड करना है ना। डन। ओके ओके, ठीक है भाई, देखो करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है आप लोगों को, उन्होंने दे रखा है कि दो नंबर की रेशियो है 3 और 4। क्या मैं लिख सकता हूँ कि पहला नंबर 3x है और दूसरा नंबर 4x है, ये किस किस को पता है?
दोनों के साथ x लगा दिया तो उनकी ओवरऑल वैल्यू हमें पता चल गई कि भाई पहला नंबर 3x है, दूसरा 4x। अब उन्होंने ना तुम्हें बोल रखा है उन दोनों का अगर सम, सम मतलब उन दोनों को जोड़ना, तो वो किसके बराबर है? 70 के बराबर, ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मैं 3 और 4x को जोड़ के 7x लिख सकता हूँ, बराबर 70 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हो जाएगी 70/7, 7 एकम 7 10, ठीक है भाई। तो अब x को यहां पर पुट करता हूं, 3 × x यानी 10, तो पहला नंबर आ गया 30 और दूसरा नंबर आ गया 4 × 10 यानी 40। क्या ये क्लियर है बच्चों सभी को? है ना। अब वो बोल रहा है कि 30 में कुछ जोड़ दो, फॉर एग्जाम्पल y, और 40 में सेम नंबर जोड़ दो, जिससे इनकी जो रेशियो होगी वो नहीं आ जाएगी, कितनी, 5/6। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब सिंपल देखो, अगर तो देखो वहां पर ना तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं, मैं अगेन इसकी मैं ये बोलूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहला क्रॉस मल्टीप्लाई से y की वैल्यू निकालो, बट अगेन कॉम्पिटेटिव का ये नेचर नहीं है कि तुम यहाँ निकालो। अब वहां पर उसने तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं y की वैल्यू 20, 30, 40, 50। तुम क्या करो, छोटे नंबर से स्टार्ट करो, 30 + 20/40 + 20 इज इक्वल टू 5/6 आना चाहिए। तो देखो 30 + 20 हुआ 50, और 40 + 20 हुआ 60, जीरो से जीरो कटा यानी 5/6 ही हो गया ना, यानी हमारा आंसर कौन सा है? 20। क्या यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अब अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करना चाहता है यहाँ पर ये वाले पार्ट को, तो वो कर सकता है, उसको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इधर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 40 + y से मल्टीप्लाई होगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप y की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आएगी, 20। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? डन। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, the ratio of two numbers is 4:5 if 5 is subtracted from both the numbers, the new ratio becomes 3:4। नई जो रेशियो है वो क्या बन जाती है, 3:4। फाइंड द नंबर्स, नंबर बताने हैं आप लोगों को कि वो दोनों नंबर्स क्या है। वेरी गुड। क्या नाम है बेटे? रितिश। ओके बेटा, एक्चुअली स्क्रीन पर विजिबल नहीं होता ना, तो वहां से पहचानना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 20 and 25, गुड। गर्ल्स, ओके गुड। देखो भी सॉल्यूशन कैसे करना है। उसने तुम्हें दो नंबर की रेशियो दे रखी है, 4:5, 4/5 ये रेशियो दे रखी है, तो तुम इनके साथ क्या लगा दोगे, एक्स लगा दोगे, ठीक है भाई। तो ये नंबर बन गए, पहला नंबर है 4x, दूसरा नंबर है 5x। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब क्या बोल रहा है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर से अगर तुम 5 को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देते हो, तो भाई दोनों नंबरों से 5 5 माइनस कर दिया, तो नई रेशियो क्या बन जाती है, 3/4। क्लियर है बच्चों? तो इसको कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 × 4x - 5 इज इक्वल टू 3 × 5x - 5। अगेन एक्स भी पुट कर सकते हो ऑप्शन से पिक करके, तो 4 × 4 = 16x - 20 बराबर 5×3 = 15x - 15। तो 16x - 15x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 20, तो x बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। x 5 आ गया, तो यहाँ से आप नंबर निकाल सकते हो, 4 × 5 यानी 20, और 5 × 5 यानी 25। तो पहला नंबर है 20, दूसरा नंबर है 25। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को?